कहते हैं इकनॉमी किसी भी देश की लाइफलाइन होती है। सबसे ज़्यादा शिफ्ट भी इकोनॉमिक्स में ही होता है, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स से भी ज़्यादा। और किसी भी कंट्री का अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो वो भी इकोनॉमिक्स पे ही बेस्ड होता है। नफ़ा नुकसान, प्रॉफिट लॉस, सब कुछ जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो इकोनॉमिक्स ने गवर्नमेंट को भी वल्नरेबल बना दिया है। सब कुछ जो है मार्केट फोर्सेस तय करते हैं कि हम किस तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को रेगुलेट करें और फिर से रिन्यू करें। तो अगर हम शॉर्ट में बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इसका असल खेल शुरू हुआ है ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। जब से ग्लोबलाइजेशन ने कदम जमाया पूरी दुनिया में, तो एक अच्छा ग्रोथ हुआ इकोनॉमिक्स में। और कैपिटलाइजेशन ने पूरी दुनिया में अपना परचम तो लहरा ही दिया है पहले से ही। और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात मैं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, पूरी दुनिया में फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हुई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनी, और लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन का काम जब शुरू किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ चीज़ें जब आना जाना शुरू हुई, तो लोगों के हाथ में एक बड़ा प्रॉफिट लगा, जिससे इकनॉमी काफ़ी ग्रोथ हुई। तो हम बात करेंगे आज खासकर इकोनॉमिक्स में कैरियर की है, फ्यूचर ऑप्शंस क्या क्या, हम अपनी प्लानिंग कैसे सेटअप कर सकते हैं। अगर हमारा मेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है या हमारा इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में है, तो हम अपना फ्यूचर कैसे बना सकते हैं आगे। अगर हम हाई स्कूल या 9th 8th 7th में थोड़ा बहुत शार्ट में इकोनॉमिक्स पढ़ते आए हैं, तो उस वक्त हमें उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। इसका असल खेल शुरू होता है 10+2 में। अगर 10+2 में आपने कॉमर्स या आर्ट्स ले रखा है, तो उसमें इकोनॉमिक्स वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट होता है आपके पास। और फिर अगर आप आगे बैचलर में आएंगे, तो उसमें इकोनॉमिक्स एज ए मेन सब्जेक्ट रख के आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं 3 साल, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और बजट से रिलेटेड इकोनॉमिक्स, फाइनेंस इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ मेन जो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर की चीज़ें हैं, ये सब आपको पढ़ने को अच्छे तरीके से डीपली पढ़ने को आपको मिल सकती हैं। फिर बैचलर के बाद अगर हम बात करें, और बैचलर सिर्फ बीए से ही नहीं इकोनॉमिक्स में हो सकता है, आप बीकॉम में भी इकोनॉमिक्स अपना एक सब्जेक्ट अलग से रख के कर सकते हैं। फिर हम यूजी के बाद अगर आएँ तो एमकॉम इन इकोनॉमिक्स हमारे पास एक ऑप्शन है, और एमए इन इकोनॉमिक्स तो है ही आपके पास। और दूसरी चीज़ जो अलग है वो है एमबीए। एमबीए स्टूडेंट के लिए भी इकोनॉमिक्स में अच्छा खासा स्कोप होता है। आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं, एमबीए भी एक बिज़नेस रिलेटेड ही सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो आप इसमें भी अपना एक स्कोप अच्छा खासा बना सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास मार्केट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, हमारे पास अब स्कोप क्या है, इसके आगे हम कुछ और अगर करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, या अगर हम वहीं पे अपनी स्टडी स्टॉप करके हम कुछ करना चाहते हैं, तो मैं इसके बारे में अब बात करूँगा। तो सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो एकेडमिक लाइन होता है। इंडिया में खासकर ट्रेंड ये है कि लोग मास्टर्स के बाद लेक्चरार बनते हैं, एकेडमिक लाइन में घुसने की कोशिश करते हैं। उसके लिए या तो फिर प्रोफेसर बनते हैं या लेक्चरार बनते हैं। तो प्रोफेसर बनने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, सबसे पहले आपको उसके लिए एक अलग से एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसको हम नेट कहते हैं। ये उसके बारे में मैं अलग से बात करूँगा, इसमें शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ये एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसको क्वालिफाई करने के बाद ही कोई शख्स प्रोफेसर बनने के एलिजिबल हो सकता है। अगर हम नेट क्वालिफाई करने में नाकाम रहे तो हम प्रोफेसर नहीं बन सकते। किसी भी यूनिवर्सिटी में, बड़ी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में अगर आपको प्रोफेसर बनना है, तो आपको उसके लिए सबसे पहले नेट क्वालिफाई करना ज़रूर है। तो दोस्तों ये हो गया एकेडमिक लाइन में हमारे पास ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो होता है बैंकिंग सेक्टर में। सबसे ज़्यादा अगर हमारे पास कोई ऑप्शन है इकोनॉमिक्स स्टूडेंट के पास, तो वो बैंकिंग सेक्टर में ही है, क्योंकि अलग से ही यहाँ पे आरबीआई जो है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक जिसे हम कहते हैं, वो अलग से खुद इकोनॉमिक्स स्टूडेंट के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद वो बैंकिंग सेक्टर्स में और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में अच्छी जॉब प्रोवाइड करती है इकोनॉमिक्स स्टूडेंट को। और अगर हम इसी के साथ एसबीआई की बात कर लें, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक माना जाना बैंक है, वो भी सेम चीज़ कराता है। वो खुद अपना एक अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। अगर वो क्वालिफाई कर लिया आपने, तो उसके बाद वो आपको बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में आपको अच्छी जॉब प्रोवाइड करता है। और एक ऑप्शन जो हमारे पास इसी बैंकिंग सेक्टर में है, वो एक एग्ज़ाम होता है IBP SPO करके, जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए एग्ज़ाम होता है खासकर कि उसमें अगर आपने क्वालिफ़ाई कर लिया, वो क्वालिफ़ाई करने के बाद आपको पब्लिक बैंक्स में जो है जॉब मिलेंगी, उसमें आप एज ए असिस्टेंट मैनेजर आप जो है वहाँ पे काम कर सकते हैं। इसी के साथ आपके पास बहुत से ऑप्शन प्राइवेट बैंक्स में भी हैं। अगर आपने डीपली पढ़ा है, इकोनॉमिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, तो आपको बहुत आसानी से प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब मिल जाती हैं। अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज की, तो इकोनॉमिक्स यहाँ भी अपना पंजा गाड़े हुए हैं। यूपीएससी में एक एग्ज़ाम होता है जिसको हम बोलते हैं IES, इंडियन इकोनॉमिकल सर्विसेज।
अगर इसको आपने क्वालिफ़ाई कर लिया है तो इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे जॉब प्रोवाइड होते हैं। जैसे नीति आयोग का नाम आपने सुना है, एक तरीके से अगर हम कह सकते हैं जो हमारे पास पहले प्लानिंग कमीशन था, 5 ईयर प्लान हुआ करते थे कि किस तरीके से अब हमें अगले 5 साल अपनी इकोनॉमी को कैसे बैलेंस में लेके चलना है अपनी कंट्री की। तो उस प्लानिंग कमीशन को बाद में नीति आयोग का नाम दे दिया गया। तो उसमें अगर आपने क्वालिफ़ाई कर लिया है IAS तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। आप एज ए थिंक टैंक काम कर सकते हैं। अगर आपका इकोनॉमिक्स एज ए मेजर रहा होगा पहले तो आप उसमें अगर क्वालिफ़ाई करने के बाद थिंक टैंक की जगह ले सकते हैं और बढ़िया जॉब आपको मिल सकती है, बढ़िया सैलरी भी वहाँ पे होती है। अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल की तो आपने नाम सुना होगा वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऐसे बहुत से नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आपने नाम सुने होंगे। इसमें भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपने डीप नॉलेज हासिल किया है तो आप बखूबी इसमें जाके जॉब ले सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता कि यार ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है हमें कैसे मिलेगा। आप रिसर्च करें, डेटा देखें, आप इंडिया के आप उठा के देखें तो बहुत से को वहाँ पे काम कर रहे हैं। या ये ऐसे ही लोग होते हैं जो पढ़ के किसी भी कंट्री से जाते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में वर्क करते हैं, बड़े बड़े नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क करते हैं दोस्तों। और आपके पास दूसरा ऑप्शन जो है, अगर आपने बिज़नेस इकोनॉमिक्स से में डीप नॉलेज हासिल किया है, आपका मेजर सब्जेक्ट बिज़नेस इकोनॉमिक्स था, तो आगे चलकर आप एक्सपर्ट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो हैं इकोनॉमिक्स के, उसमें आप काम कर सकते हैं और जॉब प्रोवाइड हो सकती है आपको। और दूसरा ऑप्शन आपके पास एक और है, आप मास्टर्स के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, PhD में आप रिसर्च कर सकते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स में। दोस्तों एक चीज़ बहुत सुनने में आती है, लोगों के अंदर एक डर होता है, एक खौफ होता है कि इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स की ज़रूरत कितनी है। बहुत से लोग इकोनॉमिक्स एज ए कैरियर अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन वो लोगों से सुने हुए रहते हैं, मुझे समझ में आता पता नहीं कहाँ से सुने हुए रहते हैं वो लोग, कि मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है, आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, नहीं तो आप इकोनॉमिक्स में कैरियर नहीं बना पाएंगे, फेल हो जाएंगे मास्टर्स में आते आते। ये सब बहुत सी चीज़ें सुनने को मिलती रहती हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसके क्लैरिफाई कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मैं ज़रूरत है वहाँ पे, बैचलर में भी आपको ज़रूरत पड़ेगी मैथमेटिक्स की और मास्टर्स में भी पड़ेगी आपको, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने अगर मैथमेटिक्स आपकी वीक है या आप थोड़ा डरते हैं मैथमेटिक्स से तो आप इकोनॉमिक्स में कैरियर नहीं बना पाएंगे, फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल का खेल है थोड़ा सा, वहाँ पे अगर आप न्यूमेरिकल से खेलना सीख लिया तो आपको कुछ भी नहीं करना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आप अपना मेन सब्जेक्ट जो है स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स से हटा के अपना दूसरा इकोनॉमिक्स में आप अपना फील्ड बनाएं। बिज़नेस इकोनॉमी हो गई, बजट इकोनॉमिक्स हो गई, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स हो गई, आपके पास तो और बहुत सी इकोनॉमिक्स है ना। हाँ वहाँ भी थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आएगी, लेकिन दोस्त देखिए मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है आपका ये पीछा कहीं नहीं छोड़ने वाली है। आप दुनिया की किसी फील्ड में पढ़ाई कर लीजिए, आपको वहाँ मैथमेटिक्स का थोड़ा सा इक्वेशन तो वेरिएबल तो आना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपकी न्यूमेरिकल स्किल्स थोड़ा बढ़िया है और आप एनालाइज अच्छा कर लेते हैं, आपकी रीजनिंग अच्छी है, तो फिर दोस्त आपको इकोनॉमिक्स में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे मैथमेटिक्स का काम नहीं है, थोड़ा बहुत आपको काम है आगे, जिसको आप अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आपके टीचर्स आपकी खुद उसमें मदद करेंगे दोस्तों, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये बंदा जो आया हुआ है इसका बैकग्राउंड मैथमेटिकल नहीं है, तो इसलिए वो उसी हिसाब से आपको पढ़ाते हैं दोस्त। इसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं, फ्यूचर प्लानिंग हम क्या कर सकते हैं, और अगर हम इकोनॉमिक्स अभी पढ़ रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट इसमें है, तो हम ज़रूर अपनी इसको पढ़ाई को कंटिन्यू करें। और जो कोई हमारा जानने वाला अगर कर रहा है इसमें, तो हम उसको बताएं कि ऐसे ऐसे इसमें ऑप्शंस और कैरियर्स हैं, अगर हम आगे इसको बढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूर बढ़ाएँ। तो दोस्त अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।